My dear students, welcome back on Ajit Mathematics YouTube चैनल। इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत रिफ्रैक्शन का अध्ययन कर रहे हैं और रिफ्रैक्शन के बारे में पिछले क्लास में हमने कुछ सीखा है। अपवर्तन का नियम हमने जाना है, जिसके दो नियम आप पढ़ चुके हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, यानी म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसके बारे में हम जाने। कुछ और बातें उस क्लास में की गई थी, उसके आगे हम चर्चा करेंगे। आखिर अपवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अपवर्तन कहां से आया, कैसे होता है? जैसे मान लीजिए किसी कटोरी में एक सिक्का रख दिया जाए और आप उससे दूर हटते चले जाएं, दूर हट जाएं, वो सिक्का आपको ना दिखाई दे। आप अपने किसी मित्र से उसमें पानी डालने को कहिए। ज्यों ज्यों पानी उसके अंदर डाला जाएगा, पानी का तल उसमें बढ़ता जाएगा। कुछ क्षण के पश्चात वो सिक्का आपको नजर आने लगेगा कि सिक्का ऊपर उठ चुका है। यह प्रकाश का अपवर्तन होता है। पानी के अंदर यदि कोई छड़ी आप डाल करके दे दें, जैसे पानी के अंदर छड़ी डाल दें, तो छड़ी जहां पानी का तल होगा वहां से झुकी हुई मालूम पड़ेगी। पेंसिल डुबा करके देखें तो पेंसिल झुकी हुई, टूटी हुई मालूम पड़ती है। यह सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक उसी तरह कांच के स्लैब से भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, और वो चीज हम यहां पर देखेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, मैट्रिक परीक्षा के लिए, प्रायोगिक एग्जामिनेशन के लिए भी। कांच के स्लैब से अपवर्तन के बारे में, उसके बारे में हम यहां सीखेंगे। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन को समझाएं। यहां पर हमने आयताकार स्लैब पहले से निर्मित कर दिया है। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से आप देखें, एक्टिविटी है एक तरह का। ये ABCD एक कांच का आयताकार स्लैब है। ये प्रकाश की किरण है। यहां पर माध्यम वायु है, और ये स्लैब कांच का है, तो यहां पर माध्यम ग्लास हो जाता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके डायरेक्शन में चेंजिंग हो जाता है, उसके वेलोसिटी में चेंजिंग हो जाती है, यानी उसके दिशा और चाल दोनों बदल जाती हैं। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में स्लो हो जाती है और विरल माध्यम में तेज होती है। तो वायु कांच की अपेक्षा विरल माध्यम है, तो यहां पर प्रकाश की चाल अधिक होगी और कांच में प्रकाश की चाल कम होगी। इस चाल के बारे में थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गेंद को हवा में फेंकते हैं तो वो तेजी से जाएगा, लेकिन उसी गेंद को यदि आप पानी में फेंक दें, क्या उसी गति से जाएगा? नहीं, उसकी गति अवश्य कम हो जाएगी। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, इसलिए वहां पर मॉलिक्यूल्स के अधिकता के कारण उसकी चाल कम हो जाती है। तो इन सब बारे में हम सीखेंगे। पहले इस स्लैब वाले प्रश्न को समझ लें। तो प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए कि EF एक किरण है। ये भी जानते हैं कि एक माध्यम में प्रकाश एक ही सरल रेखा में चलती है। तो EF प्रकाश की किरण यहां पर आती है। AB कांच का और हवा का, इन दोनों को अलग करने वाला इंटरफेस, सरफेस है, अंतरा पृष्ठ है। तो यहां पर ये किरण आपतित होती है। आपतित होने के बाद ये किरण कांच में प्रवेश करती है। तो ये भी आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहां पर n अभिलंब है, नॉर्मल है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का ये एंगल I, ये आपतन कोण हुआ। यहां पर ये अपवर्तित हो जाती है। ये किरण जैसे सीधी जानी चाहिए,
लेकिन सीधी नहीं जाती है, उसका डायरेक्शन ये चेंज हो जाता है और ये हो जाता है ओ डैश के रूप में। इस लाइन पर वो किरण आ जाती है। यहां पर इस नॉर्मल और ये अपवर्तित किरण के बीच का जो एंगल है, ये अपवर्तन कोण है R1, यहां पर R1 से सूचित किया गया है। यानी किरण एक बार यहां पर अपवर्तित होती है, पुनः जब ये किरण आयताकार स्लैब से बाहर निकलती है, तब एक बार पुनः इसका अपवर्तन होता है और इस बार वो कांच से वायु में प्रवेश करती है, यानी ग्लास से एयर में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो एक बार फिर यहां पर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और चूंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। अब चूंकि यहां पर ये कांच में चलती तो इस डायरेक्शन में आती, ऐसे जाती, लेकिन यहां कांच से वायु में प्रवेश करती है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और यह अभिलंब से दूर भागती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस प्रकाश की किरण का 2 बार यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब मान लीजिए कि यहां पर कांच का स्लैब नहीं होता तो यह प्रकाश की किरण सीधे ऐसे निकल जाती। यह लाइन और यह लाइन दोनों पैरेलल होता है, समानांतर। यह प्रकाश की किरण का ये अपवर्तन के बाद का पथ है और यदि अपवर्तन नहीं होता तो ये पथ है। ये प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में आ जाती है तो पहले पथ के समानांतर चलने लगती है। यही यहां पर दिखाया गया है और यहां पर जो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये L, ये पार्श्विक विस्थापन के नाम से जाना जाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से इसको जानते हैं। तो इन सब के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, एक तरह का प्रयोग है, आइए उसको लिखेंगे। आइए इस बात को पूरी तरह समझ लेते हैं। क्या लिखना है उसको लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाएगा। चूंकि हमने स्लैब लिया है तो माना कि ABCD एक आयताकार स्लैब है, ABCD एक आयताकार स्लैब है। प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है। ये वायु है, ये कांच है, ये प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है और स्लैब के AB भाग पर, ये AB पार्ट हुआ, इसका ये O पॉइंट हुआ, O बिंदु पर EF के रूप में आपतित होती है, यानी यहां से ये आपतित होती है। जहां पर आपतन कोण I, ये हुआ आपतन कोण, नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का जो एंगल है वो आपतन कोण हुआ, तो I आपतन कोण यानी FON, ये आपतन कोण हुआ। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो अभिलंब NON डैश की ओर मुड़ जाती है और OO डैश के रूप में अपवर्तित हो जाती है। जहां पर अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण हुआ R1, ये R1 N डैश O डैश। पुनः यह CD भाग से निकलती है, स्लैब के इस पार्ट से बाहर निकलती है, यानी निर्गत होती है और कांच से वायु में प्रवेश करती है। इस प्रकार प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन होता है। यहां पर यह नॉर्मल MOM डैश। प्रकाश की किरण GH के रूप में बाहर निकल जाती है। पहला अपवर्तन बिंदु O पर होता है, जहां पर यह आपतन कोण हुआ, यह अपवर्तन कोण हुआ, और दूसरा अपवर्तन इस बिंदु पर O डैश पर होता है, दूसरा अपवर्तन O डैश पर होता है, जहां पर यह आपतन कोण R2 और अपवर्तन कोण को E सूचित किया गया है। क्योंकि ये सबसे लास्ट में यहां से किरण निकल जाती है, निर्गत होती है, इसलिए एंगल E को निर्गत कोण भी कहते हैं। अब एक चीज और यहां पर समझ लीजिए कि यह नॉर्मल, ये NN डैश और MM डैश, ये दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो आप जानते हैं ज्योमेट्री में कि जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी 2 समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहां पर यह जो एंगल है, ये एंगल R1 और ये एंगल R2, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये बराबर होंगे, यानी R1 इज इक्वल टू R2 होगा, R1 बराबर R2। ये ध्यान में रखिए।
क्यों है? ज्यामिति से है। अब इसके आगे आप देखेंगे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अब यहां पर स्नेल के नियम का हम प्रयोग करते हैं और स्नेल के नियम के माध्यम से देखते हैं कि स्लैब में क्या हो रहा है। इसके बारे में आप जानते हैं स्नेल का नियम, साइन आई बटा में साइन आर। आई क्या है? आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है। साइन के बारे में भी बताया था, त्रिकोणमिति का टर्म है। साइन आई बटा में साइन आर। यदि हम इस पॉइंट पर हम स्नेल का नियम लागू करते हैं वो बिंदु पर, तो यहां पर आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण R1 है। यहां पर देखिए हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, प्रकाश की किरण वायु से कांच में आ रही है, तो यहां पर होगा साइन आई बटा में साइन आर, साइन R1 जी म्यू ए। जी म्यू ए का मतलब कि यहां पर ये कांच में प्रवेश कर रही है हवा से। अभी अपवर्तनांक के बारे में जब आप अगले क्लास में देखेंगे अपवर्तनांक का पूरा चैप्टर, तब ये और अधिक क्लियर होगा आपके लिए। तो साइन आई बटा में साइन R1 जी म्यू ए। अभी यहां यही समझिए कि प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश कर रही है हवा से। दूसरी बार जो अपवर्तन होता है ओ डैश पर होता है, तो यहां पर ओ डैश पर स्नेल का नियम जब हम लागू करते हैं तो यहां पर ये कांच से हवा में प्रवेश कर रही है। यहां पर हवा से कांच में, यहां कांच से हवा में, तो यहां पर होगा साइन R2 बटा में साइन ई। साइन R2 बटा में साइन ई। ए म्यू जी यानी हवा में आ रही है, कांच से आ रही है। एक चीज और यहां देखा जाए, यदि इसको हम उलट दें, अंश को हर में और हर को अंश में बदल दे, तो ये पलट जाता है। अर्थात ये इस तरह से लिखा जा सकता है कि साइन ई अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू जी म्यू ए। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी ए म्यू जी को हम जी म्यू ए ऐसे जब लिखेंगे तो ये अंश हर में और हर अंश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 हमने ले लिया। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों का यदि हम राइट पार्ट देखें, राइट हैंड साइड को देखते हैं तो इक्वल है। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, समीकरण 1 और 3 से हम क्या पाते हैं? साइन आई बटा में साइन R1, साइन आई बटा में साइन R1 इज इक्वल टू साइन ई बटा में साइन R2। साइन आई बटा साइन R1, साइन ई बटा साइन R2, इसको हम समीकरण 4 मान लें। चूंकि एन डैश और एम डैश, चूंकि एन डैश पार्लेल एम डैश, ये पार्लेल लाइन है और ओ डैश ट्रांसवर्सल लाइन है। इन दोनों समानांतर रेखा को ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा ओ डैश प्रतिच्छेद करती है, काटती है, इंटरसेक्ट करती है। तो जब ऐसा होता है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यानी R1 इज इक्वल टू R2, यानी एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2। ये अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ये बराबर होंगे। अब R1 और R2 जब बराबर होंगे तो दोनों का साइन भी बराबर होगा, यानी साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2। अब यहां पर हम यदि साइन R1 और साइन R2 को देखें तो इसके अनुसार, यानी इसको इक्वेशन नंबर यदि हम 5 ले लें तो इसके अनुसार यह क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन आई बाई साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। यानी इक्वेशन 4 और 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, समीकरण 4 और 5 से साइन आई, ये तो इक्वल हो गया,
बच गया साइन आई और इधर हो गया साइन ई। यहां पर एक चीज समझ लीजिए, साइन ई यहां ई एंगल के रूप में है, वैसे साइन थीटा को हम पूरा साइन ऐसे मानते हैं, एस आई एन ई साइन होता है, जो कि आप मैथमेटिक्स में बढ़िया से सीख जाएंगे या सीख चुके होंगे। तो साइन आई इक्वल टू साइन ई, यहां से साइन कैंसिल होगा, इसको काटा नहीं जाएगा, ये चूंकि मल्टीप्लीकेशन नहीं है। साइन आई, इसका मतलब ये कदापि न समझे कि साइन गुणा आई, ये कदापि न समझे, ये रॉन्ग होता है। साइन आई एक संख्या है, एक मान है, एक अनुपात है, इसलिए साइन आई को साइन गुणा आई या साइन मल्टीप्लाइड बाई आई, और उसी तरह साइन ई को साइन मल्टीप्लाइड बाई आई, ऐसा कदापि न समझे, यानी साइन साइन को काटने का प्रयास न करें, ऐसे ही इसको हटा दिया जाता है, यानी आई इज इक्वल टू ई। ये हो गया कि यहां पर का जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण, और यहां पर जो ये है ई है निर्गत कोण। तो कांच के स्लैब से जब कोई प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है और जब वो बाहर निकलती है, तो मुख्य पथ के यानी पहले पथ के समानांतर हो जाती है और आपतन का कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। आपतन कोण निर्गत कोण ये इक्वल हो जाते हैं। आपतित किरण निर्गत किरण के समानांतर और आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर। रिजल्ट यहां लिख देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरण आपतित किरण के समानांतर तथा आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिकल के लिए भी यूज होगा और आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी इसका प्रयोग होगा। आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, इसमें डबल फायदे हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो समाप्त होते ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले क्लास में जिसमें अपवर्तनांक का जिक्र होगा वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।